हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के सारे क्वांट की प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी शिफ्ट वाइज। मेनली ये जो सीजीएल मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अभी जो नया टाइप आ रहा है हमारा वो किस टाइप का आ रहा है एंड कैसी प्रॉब्लम पूछ रहा है एग्जाम के अंदर। एंड इससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो इन सभी को अगर कर लोगे आप तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस केस में 1.5 या 2 स्पीड करके आप इसे देख सकते हो जल्दी से। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जितने भी कंसेप्ट होंगे ना इन शिफ्ट के अंदर वो आप आसानी से कवर कर लोगे। तो चलो 12 सितंबर शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है कि हमें ये जो गिवन फ्रैक्शन है ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नंबर देखो 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 4 फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो मैं सभी का एलसीएम लेके यहाँ पर सबका आंसर निकालने नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम को करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है ना इनको उठाऊंगा और इनमें बड़ा एंड छोटा फाइंड आउट करूंगा। तो देखो एलसीएम लूंगा तो 63 आया इनका, तो ये होगा 7×5 = 35 एंड ये 9×4 = 36। तो देखो ये 36 वाला बड़ा है, इसका मतलब 4/7 मेरा ज़्यादा है किससे, 5/9 से। तो इसको चेक करेंगे कि ये 4/7 मेरा राइट हैंड साइड के अंदर होना चाहिए, किससे, 5/9 से। यहाँ पर देखो ये गलत है। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन सिमिलर लग रहे होंगे, एक वाला हिंदी के लिए एंड दूसरा वाला इंग्लिश के लिए, तो कंफ्यूज मत होना इससे। एंड सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में सही है, 4/7 राइट साइड में, ठीक है। थर्ड वाले में देखो 5/9 है तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ वाले में देखो 5/9 भी राइट हैंड साइड के अंदर है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन सही करने पे, मतलब 2 नंबर हमने यहाँ पर चेक किए थे, उसी से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना हमारा एक बेस्ट मेथड होता है, तो उसी को हम फॉलो अप करेंगे यहाँ पर। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 एंड इसमें 3.6 ऐड करूंगा तो ये होगा 6.1। इसमें से 1.9 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये होगा 4.2 मेरा आंसर आएगा इस केस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 3/4 में से 1/4 गया 2/4, 2/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2। अब 1/2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तक आंसर कितना है मेरा, 1/4। अब देखो 1/3 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी, एलसीएम लूंगा 12 एंड ये आएगा 4 - 3 मतलब 1। तो 1/12 यहाँ पर आंसर आया। तो यहाँ तक वैल्यू कितनी आई, 1/12। अब 5/6 में मैं डिवाइड करूंगा किससे, 1/12 से। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। एंड ये इधर रिवर्स हो जाएगा 12/1। तो 6×2 = 12, ये कितना है 10। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक रिजल्ट कितना है मेरा, यहाँ तक मेरा रिजल्ट आ गया 10। अब सिंपली क्या करना है, 7 से ही 1/4 में से 10 यहाँ पर मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये होगा 29/4। इसमें मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये देखो एलसीएम 4 है मेरा, 29 माइनस का 40, तो ये होगा माइनस का 11/4। एंड माइनस का 11/4 कितना होगा, माइनस का 2 सही 3/4। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी डीआई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सैंपल डेटा है। एंड यहाँ पर देखो गिवन क्या है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली एंड प्रोफिशिएंट इन नाइदर लैंग्वेज। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है उनका। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें रेशियो बताना है दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड किससे रेशियो बताना है, दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। मतलब प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड प्रोफिशिएंट इन जावा, ये रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो एक तरीके से ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन गिवन है ना, वो देखो कैसे गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, इसको मैं पाइथन ले लूँ एंड इसको मैं जावा ले लूँ, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, ये डेटा कितना गिवन है, तो ये गिवन है 50। एंड यहाँ पर देखो पाइथन के अंदर सिर्फ प्रोफिशिएंट गिवन है, तो ये डेटा होगा सिर्फ पाइथन वाला, तो ये होगा 70। एंड ये होगा कितना होगा जावा वाला, 60। एंड जो किसी में भी प्रोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये बाहर वाला, ये जो बच गए ना रिमेनिंग, उसका है 20।
हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोफिशिएंट इन पाइथन। तो प्रोफिशिएंट इन पाइथन निकालना है, इसका मतलब ये जो डेटा होगा ना पूरा, ये प्रोफिशिएंट इन पाइथन होगा। तो ये कितना होगा 70 प्लस में 50 डिवाइडेड बाय, एंड प्रोफिशिएंट इन जावा, इसका मतलब ये 60 प्लस में ये जो कॉम्बिनेशन वाला है 50। ये कॉम्बिनेशन वाला हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने बोला है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ ओनली वाला भी आएगा एंड कॉम्बिनेशन वाला भी आएगा। अगर ये बोलता प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली तो उस केस में हम 70 लेते, ना कि ये 50 वाला, ठीक है। बट इसने सिर्फ पाइथन एंड जावा बोला है, तो ये वाले भी प्रोफिशिएंट होंगे इनके अंदर। तो ये वाला मेरा रेशियो आएगा। तो ये कितना हुआ, तो 120 एंड नीचे 110, इसका मतलब 12/11। तो 12:11 मेरा आंसर आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 20 केस मेरा राइट आंसर होगा। अरविंद स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 आफ्टर 4 months। भवानी ज्वाइंट विद 1,20,000 एट द एंड ऑफ 8 month फ्रॉम द स्टार्ट, एंड चंदन आता है उसके बाद में, ही ज्वाइंट विद 1,60,000। इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द शेयर ऑफ चंदन। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अरविंद है मेरे पास, भविन है एंड उसके बाद में चंदन है। ठीक है, तो क्या होता है कि 80,000 रुपये लेके अरविंद आता है। ठीक है, तो ये 4 मंथ तक इन्वेस्ट करता है। उसके बाद में क्या होता है, 4 मंथ बाद में, ठीक है, 4 मंथ बाद में जो मेरे पास ये भाविन है 1,20,000 रुपये लेके आता है। ठीक है, 4 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये 12 मंथ तक इन्वेस्ट करेगा तो ये कितने मंथ तक इन्वेस्ट करेगा, ये सिर्फ 8 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 4 महीने बाद में आ रहा है, तो 1 साल के बाद में प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसने कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए। एंड तीसरा आता है मेरे पास चंदन। चंदन कितने लेके आता है, 1,60,000। एंड ये कितने टाइम बाद में आता है, 8 महीने के बाद में, मतलब इसने सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो ये जो मेरे पास ड्यूरेशन है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेशियो निकालना है, तो कॉमन वाली चीज़ हटा देते हैं। तो 4 जीरो समेत से चली जाएगी, तो 4 0 4 0 4 0। ठीक है, अब 4 से कट रहा है तो 8 से भी कट रहा है, तो 8 से काटते हैं। 8 गया, 8 गया, 8 दूनी 16। अब बचा कितना यहाँ पर देखो 12, एंड इधर कितना बचा मेरा 12, एंड इधर कितना बचा 8। ठीक है, अब ये 4 से भी जा रहा है, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ना मेरे पास, ये वाला आया 3:3:2। अब टोटल मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 1,05,000। एंड हमें निकालना किसका है, चंदन का। तो चंदन का शेयर कितना है, 2 सही। एंड टोटल कितना हुआ, 3 + 3 6 + 2 8। तो 8 इंटू में 1,05,000। अब ये निकाल लेंगे ये वैल्यू। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो 2 चौक 8 एंड 4 से डिवाइड करते हैं इसे। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 25, 4 6 24, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ये है मेरे पास 26,250। 26,250, इसका मतलब ऑप्शन डी मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट 80,000 इन 9 month एंड बी इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 6 month। तो हमें बताना है बी का शेयर बताना है कितने प्रॉफिट में, 45,000 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इनका रेशियो होगा ना इन्वेस्टमेंट का, वो निकालना है। तो देखो ये ए है मेरे पास, ये बी है। 80,000 इसने इन्वेस्ट करे कितने ड्यूरेशन के लिए, 9 मंथ के लिए। ठीक है, एंड इसने 1,20,000 इन्वेस्ट करे कितने ड्यूरेशन के लिए, 6 मंथ के लिए। तो रेशियो निकालते हैं, 4 0 से 4 0 गया। एंड यहाँ पर देखो ये 8 है, तो 4 3 12, एंड ये 2 से काटेंगे, 2 3 6। 1:1 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ये जो 45,000 है ना, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा आधा बढ़ जाएगा मतलब 24,500 इसके पास आएगा एंड 24,500 इसके पास आएगा। तो हमें निकालना किसका है, बी का। तो बी का कितना होगा, 24,500। तो 24,500 मतलब, सॉरी 24 नहीं होगा, ये 22,000 होगा, 22। तो 22,500। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। डी है या फिर सी है, ये 1 2 3 4, ये डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। What is the average of all integers between 110 and 250 that are exactly divisible by 11? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मेथड है मेरे पास। मेथड 1 पहला, मैं क्या करूँगा कि एक एपी बनाऊँगा। यहाँ पर एपी क्या होगा,
इससे बड़ा मेरे पास डिविजिबल नंबर कौन सा निकालना है 11 से, वो होगा 110, 100 से बड़ा। एंड ये चलता जाएगा 110, 120 चलता जाएगा कहाँ तक, 250 से नीचे वाला नंबर कौन सा है जो कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो 250 को मैं क्या करूँगा 11 से डिवाइड करूँगा, 11 दूनी 22, बचा कितना 30, एंड ये कितना होगा 11 दूनी 22, बचा कितना 8। तो ये जो रिमाइंडर आया ना इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब 242 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक एपी बनेगा जिसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी 1110, एंड जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 11 का, सॉरी ये 21 आएगा ना, 121 ऐसे 132 आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो डिफरेंस कितने का है 11 का। तो या तो मैं क्या करूँगा एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, एंड एस एन का फॉर्मूला आने के बाद में, मतलब इसकी वैल्यू आने के बाद में इसको मैं ये जो मेरे पास टोटल टर्म्स है ना एन, उससे डिवाइड कर दूंगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट मेथड सेकंड देखो, जब भी हमारे पास एक ऐसी एपी बनती है ना, एपी बनती है तो उस केस में हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एंड जो लास्ट टर्म है वो चाहिए। तो इनका एवरेज देखो कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा ए प्लस एल बाई 2। तो ये वैल्यू क्या होती है मेरे पास, इसका एवरेज होता है। तो देखो फर्स्ट टर्म है मेरे पास कितना 110, लास्ट टर्म में कितना है 242, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये एवरेज। तो ये एपी का एवरेज निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो कितना होगा ये, तो ये हुआ मेरे पास 352, 352 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 176 मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर। तो 176 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो एट्थ प्रॉब्लम देखते हैं। तो द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन है हमारे पास 15 नंबर का एवरेज कितना है 80, ठीक है। अब ये 15 जो नंबर्स है इनका अलग अलग एवरेज भी गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज कितना गिवन है 72, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। ये जो फर्स्ट 6 नंबर है ना इनके एवरेज से 25% ज़्यादा एवरेज है किसका, नेक्स्ट 6 नंबर्स का। तो नेक्स्ट 6 नंबर हमने ले लिया, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा 25% ज़्यादा होगा किससे 72 से। तो 25% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, ठीक है। तो 1/4 होगा, इसका मतलब अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये होगा 18 चौक 72, 18 पंजो 90। तो नेक्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है मेरे पास 90, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है द 13th नंबर इज 8 मोर देन दैट ऑफ 15 नंबर, ठीक है, 15th नंबर। तो यहाँ पर देखो 6 नंबर स्टार्टिंग के, 6 नंबर उसके बाद भी 12 नंबर तो हो गए। अब बचे कितने मेरे पास 3 नंबर, कौन कौन से 13th 14th एंड 15th, ठीक है। तो 13 का एवरेज देखो क्या गिवन है मेरे पास, ये बोल रहा है कि 8 ज़्यादा है किससे 15th नंबर के से, ठीक है। तो 15 वाले को मैं क्या बोल दूँ x, तो ये वाली कितनी होगी x प्लस 8। एंड इधर क्या बोल रहा है द 14 नंबर इज 10 लेस देन द 15th नंबर। तो ये 10 लेस है, इसका मतलब x माइनस का 10। तो ये सारे के सारे नंबर हो गए मेरे पास। तो हमें बताना है द एवरेज ऑफ 13 एंड 14th नंबर, इन दोनों नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा इसको देखो सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वो इजी पड़ेगा। तो ये होगा 0, 15 8 है 120, तो 120 आया। तो ये 1200 मेरे पास कितना है टोटल नंबर्स का सम आया, ठीक है। अब ये 6 नंबर का निकालते हैं। तो 6 नंबर का कितना होगा मेरे पास, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ ये 12 नंबर्स का निकालते हैं। तो 12 नंबर का क्या होगा 6, एंड ये होगा 72 प्लस में 90। तो 6 इंटू में ये कितना हुआ 2, 9 और 7 16, 162। तो ये होगा 6 दूनी 12, 6 चंगे 36 रिक 37, 3 6 और 3 9, तो 972 आया। तो ये 3 नंबर्स का मेरे पास सम कितना होगा, तो वो होगा 1200 माइनस का 972। तो ये वैल्यू होगी 8, एंड यहाँ बचा मेरे पास 9, तो 2 आया, एंड यहाँ बचा 1, तो 11 में से 9 गया 2, ठीक है। तो 228 मेरे पास टोटल सम आया किनका, इन 3 नंबर्स का। तो इन 3 नंबर्स का सम कितना होगा, तो ये होगा 3x एंड माइनस का 2 सम करेंगे तो, ठीक है। ये वैल्यू 228 के इक्वल होनी चाहिए। तो 3x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 2 उधर जाएगा प्लस में होगा तो 230 होगा। तो 230 होगा, तो इस केस में देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 230 अपॉन में 3, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि ये जो 13 एंड 14 है ना इनका एवरेज निकालना है यहाँ पर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो दोनों का सम करो,
एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू होगी 2x माइनस का 2 बाई 2, तो ये वैल्यू होगी x माइनस का 1। तो x माइनस का 1 मतलब 230/3 माइनस का 1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये होगा 3 7 21, 21 आया, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 6 7 लिख सकता हूँ इसे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 75.67। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, 75.67। नाइन्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो एक लैंडलॉर्ड है, वो क्या करता है, एक फ्लैट को खरीदता है 8 लाख रुपए के अंदर। ही वॉन्ट्स टू अर्न ए 9% एनुअल रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जो ये इसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो क्या चाहता है कि 9% एनुअल रिटर्न आना चाहिए उसके पास, ठीक है, आफ्टर पेइंग 2000 पर मंथ इसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये तो आना ही चाहिए, कब, ये पे करने के बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 लाख रुपए है ना, इस पे उसने कमाया कितना, 9% प्लस में ये 2000, ठीक है। ये जो 9% है ना, ये किसके लिए है, ये एनुअल है, तो इसका मतलब इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये पर मंथ का हो जाएगा। तो 9/12% प्लस में 2000 रुपये, तो ये उससे मंथली आना चाहिए, उसके पास मंथली आना चाहिए उसके बाद में, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मंथली रेंट ही चार्जेस, तो मंथली ही पूछा है उसने, यही पूछा है, तो ये निकालते हैं। तो सिंपली क्या करना है हमें, ये 8 लाख है ना, इसका हमें 9/12% निकालना है। तो परसेंट होगा तो नीचे आएगा 00, तो काटते हैं इसे 2 0। अब यहाँ से देखो किससे कट रहा है, तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये हुआ 4 दूनी 8, तो 2000। तो ये वैल्यू कितनी आई, 6000। तो 6000 रुपये तो उसका ये 9% वाला इन्वेस्टमेंट आ गया पर मंथ वाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 2000 रुपये मेंटेनेंस का भी था, ये कहाँ से निकालेगा, तो ये भी उससे कहाँ से निकालना है, इस 8 लाख में से। तो टोटल कितना होगा, इसमें 2000 जोड़ देंगे, तो ये होगा 8000 रुपये। तो 8000 पर मंथ ये जो रुपीज़ है ना, ये उसको इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इसका, ठीक है। तभी वो क्या कर पाएगा, ये जो उसने चाहत थी ना उसकी, ये कंप्लीट हो पाएगी। तो इस केस में हमारा 8000 रुपये होगा, मतलब ऑप्शन सी इस केस में राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर तो आ गया ना, ऑप्शन सी। एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक अमाउंट है कोई पी, वो क्या होता है कि डबल हो जाती है 2p, कितनी ड्यूरेशन के अंदर, 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के अंदर। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो p है ना, p हमें इसको 8 टाइम्स करना है, 8p। तो हमें निकालना है इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है, यहाँ से ये निकालते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि p से 2p होने में कितना टाइम ले रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है। सेम इसका डबल होता है, यहाँ पर 4p होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कितना होगा, 8p होगा। हमेशा ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, ये हर ईयर्स के लिए सेम होती है। हमने 5 ईयर्स के लिए निकाला, तो अगले 5 ईयर्स के लिए ये क्या होगा, 2p से 4p में जाएगा, फिर अगले 5 ईयर्स के लिए क्या होगा, 4p से 8p के अंदर जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 + 5 + 5 मतलब 15 ईयर्स आ गया। तो 15 ईयर्स के अंदर क्या होगा, p हमारा 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 15 इसका आंसर होगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, इसका एक डायरेक्ट याद रखेंगे। यहाँ पर देखो जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पावर्स में इसको फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखो p है मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2^3p, ठीक है, 2^3p। एंड इधर क्या है, p। तो p मेरा 2^3p में जा रहा है, तो कितने पावर्स में जा रहा है ये देखना है हमें। तो यहाँ पर पावर देखो 1 है, तो पावर 3 हम कर रहे हैं, तो ये 3 पावर में जा रहा है, तो इसका मतलब 3 एंड इंटू जो हमारे पास जो टाइम है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही टाइम इसका होता है, ठीक है। एंड ये जो टाइम आएगा, ये हमें सिंगल 1 पावर के लिए निकालना होता है, वो कितना होता है, 5 ईयर्स। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 × 5, तो ये कितना हुआ, 15 ईयर्स। ए सम बिकम्स 6600 इन 2 ईयर्स एंड 7920 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये मेरे पास 0 ईयर्स पे ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है, 1 ईयर पे कुछ होगा, 2 ईयर्स पे कुछ होगा एंड 3 ईयर्स पे कुछ होगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है ना इनके बीच में 0 to 1 पे,
ठीक है। 1:2 पे, 2:3 पे ये कांस्टेंट होता है। ये रेशियो इसके इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो इनके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, यहाँ पर 2 ईयर्स की गिवन है, मतलब यहाँ पर 6600 गिवन है, एंड यहाँ पर कितना गिवन है 7920। तो इनका जो रेशियो होगा ना, वो रेशियो सेम 0 से 1 का होगा एंड 1 से 2 का होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो ये होगा मेरे पास 1 0 से 1 0 गया, तो ये कितना बचा मेरे पास, 6 से काटते हैं 110 एंड इधर हुआ 132, तो 11 से जा रहा है तो 10 एंड इधर कितना हुआ 12 एंड ये हुआ 5 एंड ये हुआ 6। तो 5:6 मेरे पास यहाँ पर रेशियो आ गया। तो इसका मतलब ये जो 1 से 2 ईयर वाला है ना, इसका भी 5:6 आएगा एंड इसका भी कितना आएगा 5:6। ठीक है, अब इसका हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे 0 से 2 वाला, तो ये होगा मेरा कितना होगा, इसको ये जो कॉमन ईयर कौन सा है 1 ईयर, तो इसको कॉमन करते हैं तो ये होगा 30, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 25 एंड इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये होगा 36। तो ये कॉमन रेशियो होगा, मतलब 0 ईयर एंड 2 ईयर, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 25:36। अब ये जो 36 है मेरे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6600 को, तो हमें निकालना है 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली क्या करना है 6600 अपॉन में 36 इंटू में 25, तो 6 से जा रहा है तो 1100 बचा है यहाँ पर एंड यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 25 से कम 25 फिर 2 आया, 25 से कम 25 27, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 आया, फिर बचा 3 35, 6 पंजू 30 आया, फिर बचा मेरे पास 5, फिर 0 6 8 48, तो मतलब 4 5 से स्टार्ट होने वाला है नंबर मेरे पास। तो ये होगा मेरे पास ऑप्शन सी, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये मेरा आएगा 3 3। सुमन परचेज्ड 25 लीटर ऑफ मिल्क एट 45 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, एंड अनदर 15 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 रुपीज़ पर लीटर। सी कंबाइंड बोथ द क्वांटिटीज एंड देन सोल्ड द एंटायर मिक्सर एट 48 रुपीज़ पर लीटर। तो हमें बताना है कि उसको कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले उसने 25 लीटर्स कितने रुपए का खरीदा 45 रुपीज़ पर लीटर, एंड दूसरा 15 लीटर कितने का खरीदा 50 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका कंबाइंड प्राइस निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसको मिक्स कर रही है ना। तो उस केस में देखो हमारे पास होता क्या है, N1 इंटू P1 प्लस में N2 इंटू P2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ये उसका कंबाइंड प्राइस होता है। तो पुट करते हैं तो ये हुआ 25 इंटू में 45 प्लस में 15 इंटू में 50 अपॉन में 25 प्लस में 15। अब यहाँ पर देखो ये 5 से कट रहा है, नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी 40, तो देखो ऊपर में 5 कॉमन ले लूँ तो ये बचा 5 एंड ये बचा 3 एंड नीचे क्या बचेगा 8 कट के। ठीक है, तो कंबाइंड प्राइस क्या होगा, देखो 5 25 2 5 चौक 20 और 2 22 प्लस में 50 या 150 अपॉन में 8, तो ये होगा मेरे पास 0 ये 5 एंड ये होगा 7, ये होगा 3 अपॉन में 8, तो ये वैल्यू होगी 375/8। ठीक है, तो ये अप्रोक्स किसके आएगी, तो 8 चौक 32 5 8 पंजू 45, मतलब 45 पॉइंट कुछ आएगा ही। ठीक है, एंड वो बेच किस में रही है 48 रुपीज़ पर लीटर, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कम में खरीदा एंड ज़्यादा में बेच रही है, इसका मतलब प्रॉफिट। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे वो देखते हैं। तो नुकसान वाले गए, ये गया एंड ऑप्शन ये डी गया। अब निकालते हैं तो 48 में से मैं 375 अपॉन में 8 ये निकालूंगा। ठीक है, तो ये पर लीटर पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो पर लीटर में देखते हैं। तो 8 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 38 माइनस का 375, तो कितना हुआ ये 5 4 9, तो 9/8, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई पर लीटर प्रॉफिट हुआ। बट टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटीज़ थी, तो वो थी 25 लीटर प्लस में 15 लीटर मतलब 40 लीटर, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 8 पंच 40 9 पंचू 45, तो 45 रुपये का उससे प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ए टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉयज़ कार एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000। ठीक है, तो 1200 कार्स उसने बनाई, टॉयज़ कार्स कितने रुपए की 90,000 रुपये की।
उसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया CP। ही डोनेटेड 200 कार्स टू ए चैरिटी इवेंट। तो 200 कार उसने चैरिटी पे इवेंट पे उसने क्या किया, फ्री में दे दिया। तो इसका मतलब उसके पास बची कितनी अब, तो 1200 में 200 गया 1000 कार्स बची उसके पास में। फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹120 पर कार। ठीक है, तो 120 रुपीज़ की पर कार पे वो बेचता था, पर कार पे बेचता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया इसके ऊपर। तो इस पे उसने 10% का डिस्काउंट देगा, तो 120 का 10% कितना बचा मेरे पास, तो 12 आता है 10% इसका। तो 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 120 में 12 गया 108। तो 108 रुपीज़ की पर कार पे उसने ये बेचा। पर कार का प्राइस कितना है, 108 रुपीज़। ठीक है, एंड ऐसे कितनी कार्स थी मेरे पास, 1000। तो टोटल मेरे पास कितना हुआ यहाँ पर, तो टोटल देखो आगे भी कुछ बोल रहा है क्या, वो देखते हैं। ही ऑल्सो ऑफर्ड 2 टॉयज कार्स फ्री फॉर एवरी 8 कार परचेज्ड। ठीक है, तो 2 कार उसने फ्री दी, किस पर, 8 कार पर। ठीक है, तो उसने ये और कर दिया। तो इस केस में देखो 10 कार के ऊपर टोटल मेरे पास कार कितनी गई, 10। उसमें से पैसे किसके मिले, 8 कार के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 कार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1000 को, एंड उसमें से पैसे किसके आए, 8 के ही आए। तो इसका मतलब अब उसने एक्चुअल जो प्राइस के पैसे लिए ना, 800 कार के पैसे लिए, 800 कार के पैसे लिए, और पैसे भी कितने भाव से लिए, 108 रुपीज़ पर कार। तो यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं। तो 800 कार का 108 रुपीज़ पर कार के बेसिस पे कितना होगा, तो 108 इंटू में 800, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो ये होगी 8 8 64 6 8, तो ये वैल्यू होगी 86,400। एंड जो CP था उसका वो कितना था, 90,000। तो मतलब उसे लॉस हुआ, इसका मतलब लॉस वाला आंसर होगा, तो प्रॉफिट मेरा गलत हो जाएगा, प्रॉफिट वाला। ठीक है, ऑप्शन D भी था यहाँ पर कुछ, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर देखो लॉस कितना हो उसको, तो 90,000 में से 86,400 में सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर, तो ये बचा 600, एंड यहाँ पर देखो 3, 3600 रुपये। तो 3600 रुपये का उसे लॉस हुआ, तो हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज, तो ये हुआ 3600, एंड जो CP कितना था उसका 90,000 इंटू 100, तो ये कितना हुआ, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, एंड ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 9 चौक 36, मतलब 4% का उसे लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन A इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। A retailer marks an air conditioner 80% above its cost price. He offers a first discount of 25% on the mark price. During a festival offer, an additional discount of 10% is applied on the already discounted price. ठीक है, if the final selling price is 15,552, what is the approximate cost price of the air conditioner? ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रहा है कि एक रिटेलर ने एयर कंडीशनर का प्राइस 80% अबव मार्क प्राइस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब लेट से CP मेरे पास 100 है, तो उस केस में जो MP होगा ना, उसने क्या किया, 80% से बढ़ा दिया, तो ये हुआ 180। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है वो कि उसने फर्स्ट डिस्काउंट दिया 25% का। तो पहला डिस्काउंट देते हैं यहाँ पर, तो D1 यहाँ पर कितने का दिया, 25% का। तो 25 180 का 25% कितना होगा, तो ये होगा 25 चौक 100, तो 4 चौक 16, 4 पंच 20, 45 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बची, तो माइनस का 45 में सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से, तो 35 135 यहाँ पर वैल्यू बची मेरी। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है वो, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। अब ये जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है ना, इसके ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 10% इसका कितना होगा, 13.5। तो 13.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो देखो 5 यहाँ पर आया, एंड यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया 1, एंड इधर देखो 3 में से 1 गया 2, तो ये हुआ 121.5। तो 121.5 उसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू रही। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना 121.5, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15,552। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, अब तो 15,552 इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 121.5। तो हमें 100 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा,
अब काटते हैं, किससे कटेगा ये, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 200। अब किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है, ऊपर वाला 9 से जा रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो 9 एकम 9, 6 है मेरे पास, 9 7 63, फिर 2 आया, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर 9 से जा रहा है क्या, यस 9 से जा रहा है, 9 3 27, इधर देखो 9 एकम 9 8, 9 नाम 81, 9 दूनी 18, फिर 3 से जा रहा है, तो 3 6 18, 3 चौक 12, तो 64 इंटू 200, तो 64 इंटू 200, इसका मतलब क्या हुआ ये 128 एंड 00, तो 12,800 उसका क्या होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ए 40 लीटर मिक्सर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पर देखो एक 40 लीटर कंटेनर के अंदर, मिक्सर के अंदर मेरे पास 5:3 के अंदर जूस एंड वाटर ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5:3 की फॉर्म के अंदर है, तो 40 का मैं देखो 5:3 के अंदर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना होगा, तो 40 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 5 40, तो ये हुआ 25 एंड ये हुआ 15। तो यहाँ पर जूस कितना होगा 25 एंड पानी कितना होगा 15। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर टू 2:3, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पानी मिला रहा हूँ, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा मेरे पास 2:3, तो 25/15 प्लस एक्स, ये वैल्यू कितनी होगी 2:3, तो सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ये हुआ 75 एंड ये हुआ 30 प्लस में 2x, तो 45 2x एंड ये हुआ x की वैल्यू 22.5, तो 22.5 इसका मतलब ऑप्शन ये वाला बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए इज़ एबल टू कंप्लीट ए टास्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ये ए 15 डेज के अंदर कंप्लीट करता है एक टास्क को, एंड बी सेम उसी टास्क को 20 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। इफ़ दे कोलेबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन, ठीक है। तो हमें निकालना है अगर वो 4 दिन तक लगातार काम करे ना एक साथ, तो उसके बाद में कितना काम बच जाता है हमारे पास। तो 4 दिन का काम निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी क्या हम कर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये होगा 20 तिया 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 इंटू इन दोनों का एडिशन 7, तो 7 चौक 28, तो 28 यूनिट वर्क वो कर लेते हैं, तो बचता है कितना 32, तो 32 यूनिट बचता है। तो ये हमें निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो 32/60, तो ये होगा 4 से जा रहे हैं, 4 8 32 और 15, तो 8/15 मेरे पास यहाँ पर काम बचेगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। 2 oils priced at 90 per kg and 150 per kg are blended and sold at 144 per kg, ठीक है। तो दो मेरे पास यहाँ पर देखो 2 टाइप के ऑयल है मेरे पास, एक तो 90 रुपीज़ पर केजी वाला, एक 150 पर केजी वाला, दोनों को मैं मिक्स करता हूँ एंड 144 पर प्राइस के अंदर, पर केजी प्राइस के अंदर मैं उसे बेचता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉफिट कितना बचता है मेरे पास 20% का। तो हमें बताना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी थी, लेट्स से इसकी N1 थी एंड इसकी क्वांटिटी कितनी थी N2, ठीक है। तो हमें दोनों की क्वांटिटी का यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है 144, इस पर वो कितना कमा रहा है 20% का प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले CP इसका निकालना होगा। तो 20% प्रॉफिट का मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये होगा 1/5, तो 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये CP है तो ये कितना है प्रॉफिट, तो SP की वैल्यू कितनी होगी 5 + 1 6, तो 6 यूनिट मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को। तो हमें CP की वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो CP कितना होगा मेरा, तो ये होगा 144/6 इंटू 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 5, तो ये होगा 6 दूनी 12, 6 चौका 24, तो 120 वैल्यू रुपीज़ ये जो आएगा ना मेरे पास, ये क्या होगा CP की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 टाइप की मेरे पास क्या है ऑयल है, तो 90 इंटू में N1 प्लस में 150 इंटू में N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, तो इनका प्राइस कितना आना चाहिए CP के इक्वल, मतलब 120 के इक्वल, ठीक है। हमें निकालना क्या है N1:N2 का रेशियो निकालना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 90 N1
प्लस में 150 N2, 120 N1 प्लस में 120 N2। अब यहाँ पर देखो N1 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये बचेगा 30 N1 एंड 120 को इधर लेके आता हूँ तो ये बचेगा 30 N2। तो N1 अपॉन में N2 का रेशियो क्या होगा मेरे पास 1:1 का। तो 1:1 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1:1। 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank in 6, 8 and 12 hours। ठीक है, तो 3 पाइप है मेरे पास A, B and C, ये 6 आवर के अंदर, ये 8 एंड ये 12 आवर्स, ये तीनों रेस्पेक्टिवली ऐसे फिल करते हैं। When all 3 pipes are open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों पाइप क्या करते हैं 2 घंटे तक चलते हैं और उसके बाद में C क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको 2 घंटे तक चलाते हैं। तो उससे पहले मैं टोटल वर्क यूनिट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 24। ठीक है, तो ये 24 यूनिट है, ये टोटल मेरे पास काम होगा। तो इफ़िशेंसी निकालते हैं इनकी, 6 चौका 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ए की 4, बी की 3 एंड सी की 2। अब क्या होता है कि इन तीनों को मैं 2 घंटे तक चलाता हूँ, तो 2 घंटे तक चलाऊँगा तो 2 घंटे तक कितना काम करेंगे, तो 2 आवर्स के लिए 2 इंटू में इन सभी का एडिशन 4 + 3 + 2, तो ये होगा 18। तो ये जो 18 यूनिट वर्क है ना वो 2 घंटे के अंदर कर लेंगे। उसके बाद में सी को हम क्लोज कर देंगे। तो अब हमें बताना है हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट फिल द टैंक आफ्टर दैट। ठीक है, तो उसके बाद में कितना टाइम लगेगा इस, ये जो सी जब चला जाता है क्लोज कर देते हैं इसे, तो उसके बाद में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो 18 यूनिट काम तो हो गया, बचा कितना, तो 24 - 18 मतलब 6 यूनिट का काम हमारे पास बचा। इस 6 यूनिट के काम को कौन करेगा, सी तो चला गया, ए एंड बी करेंगे, तो इसका मतलब 4 + 3 मतलब 7। तो 6/7 आवर्स है ना, इसके अंदर ये रिमेनिंग काम हमारा कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन 6/7, हाँ ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए बुलेट ट्रेन कवर्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस इन 30 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 240 km/h। ठीक है, ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट नीड्स टू डाइवर्टेड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 20%। 20% से हमें इंक्रीज डिस्टेंस करनी पड़ जाती है यहाँ पर। इफ़ द ट्रेन नीड्स टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, मतलब वो सेम 30 मिनट में ही पहुँचना चाहती है वहाँ पर। वॉट शुड इट्स न्यू एवरेज स्पीड बी इन km/h। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है कि 30 मिनट्स के अंदर कोई डिस्टेंस डी, हमें पता नहीं है अभी वो डिस्टेंस क्या है। ठीक है, 240 km/h की स्पीड से कवर करती है एक ट्रेन। अब क्या होता है कि इस डी को मैं क्या करता हूँ 20% से इंक्रीज कर देता हूँ, तो डी प्लस डी का 20%। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि ये जो 30 मिनट्स है ना सेम टाइम होना चाहिए, 30 मिनट्स ही होना चाहिए। तो उस केस में हमें एवरेज स्पीड यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहला मेथड तो होगा हमारे पास बेसिक वाला, उसमें क्या करेंगे हम डी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एंड सेम यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे एंड हम क्या करेंगे स्पीड यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना यहाँ पर तो देखो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास होता क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टी को कांस्टेंट पुट कर दूँ तो उस केस में देखो एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो डिस्टेंस है ना ये 20% से इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो स्पीड है ना स्पीड ये भी 20% से इंक्रीज़ होगी। तो सिंपल सा मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये जो मेरा 240 km/h है ना इसको मैं 20% से इंक्रीज़ कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इस फॉर्मूले से मैं अगर मेरी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो स्पीड को भी मैं उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज़ कर दूंगा। तो स्पीड को मेरे क्या करना है 20% से यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी मेरे पास 1/5। तो 1/5 है, मतलब 5 अगर मेरे पास पहले स्पीड थी अब कितनी होगी 1 बढ़ा के 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब 240 मेरे पास पहले थी, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा था, अब कितनी होगी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटू 2, तो ये होगा मेरे पास 288। तो 288 km/h मेरा आंसर होगा यहाँ पर
तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो आप एक बार इसको इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर पढ़ सकते हो। तो प्रॉब्लम देखो क्या बोल रही है, दो कार्स है मेरे पास एक्स एंड वाई। इनिशियली क्या होता है 360 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस होती है। तो लेट्स से इसकी स्पीड स्मॉल एक्स है एंड इसकी स्पीड स्मॉल वाई है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि दोनों एक तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की स्पीड कंबाइन स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है ना हमारी, वो ऐड हो जाएगी। तो इस केस में 360 अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 4 घंटे लेंगे, मतलब 4, ठीक है। अब क्या बोलता है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगी ना, तो उस केस में ये जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसे, 12 घंटे। तो इसका मतलब उस केस में x माइनस वाई होगी। मैं x स्पीड को मैं ज़्यादा मान रहा हूँ, तो इस केस में होगा 12, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार x, एंड हमें बताना है कि x मेरा फास्टर है, मतलब x की स्पीड ज़्यादा है। तो हमने सही लिया है क्योंकि x में से ही हमने y सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 डिवाइड में जाएगा तो 9 चौक 36 90, एंड इधर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 चौक 32 36 30, ठीक है। तो हमें x निकालना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 90 प्लस में 30 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू होगी 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए किसकी, x की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए सर्कुलर पिज़्ज़ा हैविंग ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें पता है कितनी, 21 सेंटीमीटर। इफ़ 75% ऑफ द दिस पिज़्ज़ा इज़ ईटन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पिज़्ज़ा रिमेनिंग, ठीक है। जो रिमेनिंग पिज़्ज़ा है ना उसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 25% निकालना है क्योंकि 75% तो वो खा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी लें, 22/7, इंटू में आर कितना है मेरा 21 इंटू 21, ठीक है। इसका हमें 25% निकालना है, क्यों, क्योंकि 75% तो वो खा गया। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 7 या 21, एंड यहाँ पर क्या आएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100। अब किसी से कट रहा है कुछ, ये गया 11 एंड ये आया 2, तो ये आया मेरे पास 11 इंटू 63 अपॉन में 2, तो 3 9 6, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12 5, तो 346.5, 346.5, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। A ring shaped disc has outer radius 10 cm and inner radius 7 cm. What is the approximate ratio of the ring's area to the whole outer circle? ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, मेरे पास एक ऐसी रिंग है जिसकी आउटर रेडियस मैं लेट से इसको R1 बोल देता हूँ एंड इनर रेडियस इसको R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 10 एंड R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। तो हमें क्या करना है, जो आउटर सर्कल होगा ना, इसका एरिया लेट से A1 बोल देता हूँ, एंड ये जो रिंग का एरिया है ये वाला इनके बीच वाला एरिया, इसको मैं A2 बोल देता हूँ। तो हमें निकालना क्या है, A2 अपॉन में A1, रिंग का एरिया अपॉन में कंप्लीट सर्कल का एरिया, तो ये हमें निकालना है। तो ये जो रिंग का एरिया होगा ना वो क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जो कंप्लीट एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो ये हुआ मेरा 10 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर, तो ये हुआ 100 माइनस का 49 अपॉन में 100। तो ऊपर क्या होगा मेरा 51 एंड नीचे क्या होगा 100। अब यहाँ पर देखो उसने अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, अप्रोक्सीमेट रेशियो, ठीक है, एरियाज़ का। तो लेट से मैं इसको मैं 50 ले लूँगा ना, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए 1:2। ए बाईसाइकिल व्हील हैविंग ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, तो व्हील की रेडियस कितनी है मेरे पास 35 सेंटीमीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन ए क्वार्टर टर्न। तो यहाँ पर देखो क्वार्टर टर्न ले रहा है, क्वार्टर टर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास अगर पूरा सर्कमफ्रेंस है ना, तो उस केस में ये मेरा क्वार्टर होगा, क्वार्टर टर्न, इतना ही चलेगा वो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी ही नहीं है। तो सिंपल हमारा क्या हो गया कि इसने बोला है कि सर्कमफ्रेंस का क्वार्टर टर्न ही वो ले रहा है, मतलब 1/4 ही कवर कर रहा है। तो
कंप्लीट कितना है, लेट से मैंने 4 लिया तो उसमें से एक ही कवर कर रहा है, तो इसका ही परसेंटेज निकालना है हमें, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% आ गया। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये आएगा ऑप्शन बी। द लाइन y इक्वस टू एम एक्स प्लस 5 पासिस थ्रू 1,8 फाइंड m। ठीक है, तो m यहाँ पर क्या है, मेरा स्लोप है। तो अगर ये लाइन इससे पास हो रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू है 8 एंड x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो 8 इक्वस टू m इंटू 1 प्लस में 5, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 5 उधर जाएगा 3 बचेगा, तो m की वैल्यू 3 आई मेरे पास यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। 31 का होल क्यूब प्लस 18 का होल क्यूब माइनस 37 का होल क्यूब प्लस में 1210। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab। ठीक है, अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है ना, तो इस केस में ये कंप्लीट मेरे पास कितना होता है 0। ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो ये वैल्यू होती है, तो ये 0 होगा, तो इस केस में ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को डायरेक्ट 3abc के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, अगर मैं 31 प्लस में 18 माइनस का 37 इनको ऐड करूँ तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, इसमें कोई भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका ये जो वैल्यूज़ है ना इसको पुट करेंगे। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से हमें मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 31 का जो क्यूब है ना वो होता है मेरे पास 29791। 18 का क्यूब होता है मेरे पास, वो होता है 5832। ऐसे ही मेरे पास जो 37 का क्यूब होता है ना वो होता है 50653। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है मेरे पास। तो इनको मैं डायरेक्ट पुट करूँगा ना इसके अंदर, तो पुट करते हैं। तो 29791 प्लस में 5832 माइनस का 50,653 प्लस का 210। ठीक है, इनको मैं सोल्व करूँगा ना तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आती है यहाँ पर, और वो वैल्यू क्या होगी, वो होती है मेरे पास 14,820। इसको सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो नेगेटिव का क्या आएगा मेरे पास 14,820। तो ऑप्शन 20 केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड हर एक प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।